सिया राम एवरीवन, जय सिया राम सबको। आपका वोकैब फाउंडेशन बैच 2.0 चल रहा है और ये आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन सक्सेस स्क्वायर की। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर सक्सेस स्क्वायर की, यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, सक्सेस स्क्वायर के ऊपर ही मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब फ्री है, ये ऑनलाइन बैच भी फ्री देते हैं हम ऑफलाइन के साथ साथ। पिछली क्लास में मैंने क्या किया था, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सिलेबस डिस्कस किया था। आओ चलते हैं एक बार पिछली क्लास के ऊपर। ये दूसरी क्लास है, ठीक है भाई। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों का सिलेबस डिस्कस किया था और सिलेबस डिस्कस करते वक्त हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था होमोनीम, होमोफोन, पैरोनीम, ईडियम एंड फ्रेज, ये चारों पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। आज मुझे जानना है टोन ऑफ वर्ड क्या होती है, रेंज ऑफ वोकैब क्या होती है। आज ये सब जानना है, टोन ऑफ वर्ड, रेंज ऑफ वोकैब, चेंजिंग ग्रामेटिकल प्रोफाइल। ऊपर वाले सारे शब्दों के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो इसको हम होल्ड पे डाल के चलेंगे। इतनी बात समझ आ रही है? आओ पढ़ाना शुरू करता हूँ। आज मुझे पढ़ाना है टोन ऑफ वर्ड। टोन ऑफ वर्ड पढ़ाने से पहले एक बार पिछली क्लास की थोड़ी सी रिवीजन ले लेते हैं। एक वर्ड है मेरे पास, हैंगर। यही चल रहा था लास्ट क्लास में, मैंने कहा था अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और एक वर्ड है मेरे पास, हैंगर। दोनों में क्या फर्क है? वही होमोनीम और होमोफोन चल रहे हैं आप लोगों के, दोनों में क्या फर्क है? EN और AR। पहली बात बताना चाहूँ तो दोनों नाउन है सर, दोनों के दोनों आपके नाउन है, हैंगर और हैंगर। फर्क क्या है दोनों के अंदर? पहले वाला हैंगर वो होता है जिसपे हम कपड़े टांगते हैं ना, हैंगर पे, वो। और दूसरे वाला हैंगर होता है जहां प्लेन एरोप्लेन्स खड़े करे जाते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं अ कर्व्ड, वन वर्ड देखना कितना खतरनाक आया था, अ कर्व्ड पीस ऑफ वुड, आयरन और स्टील यूज्ड टू हैंग क्लोथ्स। कपड़े टांगने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला हैंगर 50 बार आपके एग्जाम में आया वन वर्ड में। ये जो हैंगर होता है जहां पे एरोप्लेन खड़े करे जाते हैं। अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट। एयरक्राफ्ट का मतलब ही होता है एरोप्लेन, ठीक है। ये फर्क है हैंगर और हैंगर। एग्जाम जब बात करते हो आप SSC के एग्जाम या DSSB के एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की जब भी आप बात करते हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश आती है, कोई ले लो आपका, जो आपका मन करे। सर इंग्लिश का लेवल इतना खतरनाक आता है, डेप्थ इतनी ज्यादा होती है वोकैबुलरी की, यू कांट इवन इमेजिन। मैं एक बहुत प्यारा सा प्रैक्टिकल एग्जाम पूछता हूँ। एक वर्ड पूछा गया था एग्जाम में आपके पास, पहले हिंदी बोल देता हूँ। उस जगह को क्या कहते हैं जहां पर घंटी टांगी जाती है? मतलब मंदिर में उस जगह को क्या बोलेंगे जहां पर घंटी टांगी जाती है? लेवल देख रहे हो, बंदे ने मंदिर नहीं पूछा, उस जगह को पूछ लिया जहां पे घंटी टांगी जाती है। दैट्स कॉल्ड बेल फ्राई। इसे क्या बोलेंगे भाई? बेल फ्राई। इतनी बात समझ आ रही है? बेल फ्राई से एक वर्ड और याद आ गया, वो भी लिख लो हाथ की हाथ, बैटरी। क्या मतलब होता है बैटरी का? अब आप बोलो सर बैटरी तुम्हारे फोन में। सर बैटरी का एक्चुअल मीनिंग होता है, जो आप कह रहे हो वो तो है ही, अ डिवाइस दैट कैन पावर टू अनदर डिवाइसेस। ठीक है, वो तो है ही है, जो आपके जैसे एक डिवाइस है जो आपके फोन को पावर देती है। पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बैटरी का मतलब है जहां पर तोप रखी जाती है, यानी कि हिंदी में बोलना चाहो तोप खाना, यानी कि ये प्लेन्स को खड़े करने रखने की जगह और ये तोप को रखने की जगह। अ प्लेस वेयर कैनन्स आर केप्ट। बात समझ आ रही है? तो ये प्लेस वाले जितने भी शब्द हैं सारे एक साथ कराऊंगा। वोकैबुलरी का सिलेबस वेल डिफाइन है आपका मेरे साथ, वो बताऊंगा अभी आज की क्लास में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ोगे। ये क्लियर हुआ सबको कि क्या है कहानी, कौन सा किधर आएगा? ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो, मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपका, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, आपका SSC में आ चुका है कई बार। क्वेश्चन ये था, द बेस्ट मील ऑफ द डे taken either around evening or in the midday। ये था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में SSC का एग्जांपल। और इसके ऑप्शन देता हूं A B C D। लंच, ब्रंच, लंचियन और डिनर। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। कमेंट योर आंसर जल्दी से।
दिन के सबसे बेहतरीन खाने को क्या कहा जाता है? चलो एक्सप्लेन करता हूँ दिन के सबसे बेहतरीन खाने को क्या कहते हैं। आओ जरा मेरे पास। लंच तो आपको पता ही है। ब्रंच देखो क्या होता है। ब्रंच होता है जनरली एक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का समय। ना आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया ना लंच का वो टाइम है और आपने खाना खा रहे हो 11-12 बजे के आसपास, दैट्स कॉल्ड ब्रंच। 12 बजे के आसपास खाना खा रहे हो, दैट्स कॉल्ड ब्रंच। सुबह खाना नहीं खाया, इतनी बात समझ रही। ब्रंच क्या होता है ठीक है। लंचियन होता है आपका फॉर्मल लंच। लंचियन होता है आपका फॉर्मल लंच। फॉर्मल लंच समझते हो? मीटिंग होती है आप लोग इंस्पेक्टर बनने के बाद, तो आप लंच पे नहीं जाओगे, आप लंचियन पे जाओगे, फॉर्मल होगा वो, ठीक है। अब देखो दिन का सबसे बेहतरीन खाना क्या होता है, वो होता है आपका डिनर। अब बच्चा बोलेगा अरे सर ये तो रात्रि भोज है, गूगल करने पे। सर इंग्लिश की हिंदी नहीं होती, ट्रांसलेशन इज नॉट अलाउड इन एनी लैंग्वेज। ट्रांसलेशन होती ही नहीं है, बट हमारी गंदी आदत है ट्रांसलेशन करने की, इसलिए हम इसको बोलते हैं रात्रि भोज। रात्रि भोज नहीं है, दिन का सबसे बेहतरीन खाना है। आप चाहे सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, रात को खाओ, जब मर्जी खाओ, दैट्स कॉल्ड डिनर। ये है डेप्थ एग्जाम की। अगर एग्जाम की डेप्थ समझ आ गई तो मैं आपको चीज समझाना शुरू कर सकता हूँ कि आएगा क्या। हम लोग मेहनत पता नहीं कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट ये तरीका जो अक्सर मैं देखता हूँ बच्चों को याद करने का, सर कोई ट्रिक बता दो। ट्रिक नहीं है सर, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। ट्रिक है ही नहीं तो ये क्वेश्चन ट्रिक से हो ही नहीं सकते, कॉन्सेप्ट होंगे। इतनी बात समझ आई? चलो अब मेरे को समझाना क्या है एक बार वो देख लो। आज हमें जो डिस्कस करना है ये तीनों मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे, इसकी रिवीजन भी मैंने करा दी अभी। टोन ऑफ वर्ड जरा समझा दो क्या होती है ना। एक बार टोन ऑफ वर्ड में समझा दूं क्या होता है। उसको समझने के लिए एक वर्ड देखना पड़ेगा आपको। द वर्ड इज हस्बैंड। इस वर्ड से आपको समझ आ जाएगा टोन ऑफ वर्ड क्या होती है। अगर मैं इसका मतलब पूछना चाहूं तो डिपेंड करता है इसके पार्ट ऑफ स्पीच पे। अगर हस्बैंड शब्द नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है पति, दैट्स कॉल्ड स्पाउस, ठीक है। लेकिन जो हस्बैंड वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है केयरफुल विद मनी, वन हु इज केयरफुल विद मनी। सिंपल भाषा में बोलना चाहो तो कंजूस की सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड हस्बैंड। मतलब हस्बैंड का मतलब कंजूस। कभी सोच सकते हो आप, कभी सोच सकते हो इस लेवल पर कि ये लेवल भी एग्जाम का आ सकता है। इतनी बात समझे। मैं इसके सिनोनिम लिखता हूँ वर्ड के। एक वर्ड है मेरे पास हस्बैंड, इसके सिनोनिम लिखना चाहो तो दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिकल, है ना। इसी बोलते हैं थ्रिफ्टी, फ्रूगल, माइजरली, निगार्डली, माइजरली, निगार्डली, पार्सिमोनियस। बड़ा प्यारा वर्ड है पार्सिमोनियस, एग्जाम में कई बार आया है। पिंच पेनी, पिंच पेनी को कई बार एग्जाम में पेनी पिंच भी लिख के देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, एक ही वर्ड है ये, पिंच पेनी या पेनी पिंच। क्लोज फिस्टेड, अभी हाल ही के एग्जाम में आया था क्लोज फिस्टेड, ईडियम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। ईडियम ए टाइट फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, ठीक है। स्टिंजी, स्किन फ्लिंट, ये सारे के सारे सिनोनिम है। सबका मतलब एक, आप कहते हो हिंदी भाषा में कंजूस। सबका मतलब एक, आप कहते हो हिंदी भाषा में कंजूस। ये सारे सिनोनिम मैंने एक साथ लिखा दिया। हर वर्ड के 8 से 10 सिनोनिम मैं बताऊंगा, 5-6 आप याद करेंगे, इसमें कम से कम याद होने चाहिए टिप्स पे। इतनी बात समझ। सारे एग्जाम में कई कई बार आए हुए वर्ड्स हैं। ये सारी बातें क्लियर हुई। अब एग्जाम का क्वेश्चन दिखा देता हूं कि एग्जाम ने क्वेश्चन कैसे पूछा था, एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है। एग्जामिनर ने वर्ड पूछा था इकोनॉमिकल, एग्जामिनर ने वर्ड पूछा था इकोनॉमिकल, और इसका सिनोनिम पूछा गया था। सर क्या पूछा गया था? सिनोनिम, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन दो हैं। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको माइजरली, और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपका फ्रूगल। ये दो ऑप्शन है जो आपको समझने हैं। कमेंट योर आंसर, मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। माइजरली और फ्रूगल दोनों वर्ड समझना। अगर आप नोटिस करो तो माइजरली भी यहां लिखा हुआ है और फ्रूगल भी यहां लिखा हुआ है, तो आंसर कैसे करें सर? अब वही बात आ गई सर, टोन ऑफ वर्ड। वर्ड की टोन पहचाननी है सर आपको, और ये आपको एक टीचर ही बता पाएगा। बच्चा निमोनिक्स का मेथड का इस्तेमाल करता है वो कैब याद करने के लिए, सर 9th 10th 11th 12th तक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो वो यूजफुल नहीं है सर। वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता। हाँ, आपको खुश कर देगा कि आपको आ गया, लेकिन एग्जाम में जाके फेल हो जाओगे। ये सारे वर्ड, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों पॉजिटिव वर्ड है, इनकी टोन है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव टोन का मतलब क्या है? इन शब्दों की टोन है पॉजिटिव। ये कंजूस नहीं होते सर, ये ऐसे इंसान होते हैं जो पैसे को सोच समझ के खर्च करते हैं। जहां 100 रुपए खर्च करने चाहिए वहां 80 कर देंगे, जहां 80 करने चाहिए वहां 60 कर देंगे।
ये वो होते हैं। बाकी सारे नेगेटिव वर्ड है, ये तो हद मचा के रखते हैं जीवन के अंदर। इनकी लाइफ का एक ही रूल है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना, पैसा नहीं खर्च होना चाहिए, सच है कुछ हो जाए। तो इसलिए आंसर अब मैं निकाल सकता हूँ। टोन ऑफ वर्ड समझ आई? तो अब इसकी टोन तो पॉजिटिव है मेरे पास, तो मुझे पॉजिटिव आंसर ही चाहिए, ये आंसर जाएगा। ये तो नेगेटिव टोन के वर्ड था, ये तो हो नहीं पाएगा। दैट्स कॉल्ड आ टोन ऑफ वर्ड। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, ये हस्बैंड वर्ड में आगे जो आपने एक वर्ड लिखा है स्पाउस, हैशटैग डाल के इसको भी समझ लो। स्पाउस का मतलब क्या होता है? स्पाउस का मतलब ही होता है आइदर हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम में 50 बार ये वर्ड आता है एरर फाइंडिंग में। कहां आता है? एरर फाइंडिंग में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आंचल इज माई स्पाउस वाइफ। ठीक, अब मैंने कहा आंचल इज माई स्पाउस वाइफ, स्पाउस का मतलब ही वाइफ होता है, तो इसका वाइफ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पाउस का मतलब ही हस्बैंड होता है, तो इसके साथ हस्बैंड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पाउस एक ऐसा शब्द है सर जो वाइफ और हस्बैंड दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो स्पाउस शब्द के साथ ना तो हस्बैंड आ सकता है ना ही वाइफ आ सकता है। ये सुपरफ्लूअस के चैप्टर ग्रामर में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल्स इसके बारे में बहुत सारी चीजें और सीखोगे। इतनी बात समझ आई? तो ये ग्रामेटिकल एरर बन गया। तो चीजें समझनी है, डिटेल से लेके चलनी है, ऊपर ऊपर से जाओगे तो ऊपर ही गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, डेप्थ में आना पड़ेगा। टोन ऑफ वर्ड समझ आई? अच्छा, अब एक चीज समझो, मैं जब इतना बता रहा हूं तो ये भी सीख लो, वोकैबुलरी पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे आपको पढ़नी है। मान लो आपने एक वर्ड पढ़ लिया हस्बैंड, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब कैसे पढ़ोगे इस शब्द को? इस शब्द का पूरा ज्ञान होगा तो ही आप कह सकते हो कि आपके पास वर्ड की नॉलेज है और आप एसएससी DSSB या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वरना तो भूल जाओ सर, फिर तो आप अपने आप को फुद्दू बना रहे हो। क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले होमोनिम, अगर इसका एग्जिस्ट करता है तो इसके बारे में जान लो। ये सारी बातें, होमोफोन अगर एग्जिस्ट करता है तो, पैरोनिम अगर एग्जिस्ट करता है तो, पैरोनिम बता चुका हूं क्या होते हैं, फिर लिख लो रूट वर्ड। ठीक है, ये सब पढ़ना है। उसके सारे सिनोनिम लिखो, उसके सारे एंटोनिम लिखो, उसका सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन करो, उसकी टोन जानो अगर है तो, पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन करो, टोन जानो अगर है तो। ये सब बातें जब आप एक वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं तो आप कह सकते हो कि वो वर्ड आपको आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हस्बैंड वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, हस्बैंड वर्ड के बारे में मैं जब पढ़ा रहा था आपको, मैंने सब कुछ बता दिया, इसका होमोनिम बता दिया, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच भी बता दिया। अब रूट वर्ड है ही नहीं इसके अंदर तो क्या बताऊंगा, है ही नहीं। इसके सारे सिनोनिम बता दिए, एक एक चीज बता दी। तो मैंने इस तरह से पढ़ाया आपको। जरूरी नहीं है हर जगह मिले, ये कुछ जगह मिल भी सकते कुछ जगह नहीं, ये भी जरूरी नहीं हर जगह मिले, लेकिन ये हर जगह मिलेंगे आपको। ठीक है, ये तीनों हर जगह मिलेंगे आपको। पार्ट ऑफ स्पीच तो आपको पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा, बिना डिफाइन करे तो आप बता ही नहीं पाओगे कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हस्बैंड वर्ड के बारे में जब पढ़ रहा था मैंने इसके सिनोनिम तो पढ़ लिए सारे के सारे। चलो इसके एंटोनिम लिख लेते हैं एक बार, इस शब्द के एंटोनिम लिख लेते हैं एक बार, है ना, इसके एंटोनिम डिफाइन कर लेते हैं एक बार। अगर मैं हस्बैंड वर्ड के एंटोनिम डिफाइन करना चाहूं तो इसका एंटोनिम बनेगा सर आपका, एंटोनिम बनेगा सर आपका स्क्वेंडर, दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रावैगेंट, लेविश, है ना, स्पेंडथ्रिफ्ट, थ्रिफ्टलेस, नोट्स बनाते चलना सर, स्पेंडथ्रिफ्ट, थ्रिफ्टलेस, अनथ्रिफ्ट, प्रोडिगल, प्रफ्लिगेट। ठीक है, ये सारे इसके उस शब्द के एंटोनिम है, लेकिन आपस में कहलाएंगे सिनोनिम। इन सब का मतलब हो गया हिंदी में सर खर्चीला। इन सब का मतलब क्या हो गया भाई? खर्चीला, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, लेविश लाइफ जीते हैं कुछ लोग, ये वो होते हैं। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको मेरे साथ चेक करने हैं बने कैसे हैं। देखो ध्यान से, ये भी ज्ञान ले लो हाथ की याद। मान लो वर्ड है, जब इस वर्ड को तोड़ा जाएगा तो 3 पार्ट मिलते हैं। स्टार्टिंग में जो लगाया जाता है उस पार्ट को कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, एंड में जो लगाया जाता है उस पार्ट को कहते हैं सफिक्स। ये कहानी समझ आई? और जो बीच में लगाया जाता है वो होता है आपका रूट वर्ड। बीच में जनरली क्या होते हैं? रूट वर्ड। ये बात समझ आई? प्रीफिक्स यानी कि किसी शब्द के स्टार्टिंग में लगे, सफिक्स यानी कि किसी शब्द के एंड में लिखा हुआ वर्ड। रूट वर्ड तो आपको तसल्ली से बहुत कराने वाला हूँ, 50-60 तो है कम से कम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो।
इसमें मैं आगे चलता हूँ चीजों को एक्सप्लेन करता हुआ, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स के बारे में बात करते करते एक बात समझना, प्रीफिक्स के बारे में एक छोटा सा वर्ड जान लो, नोट करके यही लिख लेना। प्रीफिक्स के बारे में एक छोटा सा वर्ड जान लो, आपको एग्जाम में बड़े काम आने वाला है ये नेगेटिव प्रीफिक्स। ठीक है, कई तरह के प्रीफिक्स होते हैं, नेगेटिव प्रीफिक्स, नंबर प्रीफिक्स, लेकिन अभी सिर्फ नेगेटिव जान लो। नंबर प्रीफिक्स तब पढ़ाऊंगा जब आपको मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, वहीं हाथ क्या बताऊंगा। नेगेटिव प्रीफिक्स क्या होते हैं सर, मान लीजिए एक वर्ड है, इसके आगे आपने वर्ड जोड़ दिया, ये प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, अभी नेगेटिव प्रीफिक्स क्या होते हैं, अगर ये किसी शब्द के साथ जोड़ दिए जाए तो इस शब्द का मतलब ही उल्टा कर देंगे बिल्कुल। एनपी मतलब नेगेटिव प्रीफिक्स, इस शब्द का मतलब बिल्कुल उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब है अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी बात बताना चाहूँ, नेगेटिव प्रीफिक्स जैसे डिस, ठीक है, एंटी, यूएन, यूएम, आई एम, आई जी, है ना, ए, एन, नन, ये सारे के सारे जनरली नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं। ये शब्द का मतलब ये आपका गड़बड़ा देंगे, पूरा उल्टा कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एडवांटेज का अपोजिट डिसएडवांटेज, बायोटिक, एंटीबायोटिक, बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, थीस्ट, अथीस्ट, वेज, नॉन वेज। ये बात समझ आई, नेगेटिव प्रीफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको जनरली बताना चाहूँ, सफिक्स भी होते हैं कई तरह के, उसमें आप देख लो नेगेटिव सफिक्स, उसमें आप क्या देख लो, उसमें आप देख लो नेगेटिव सफिक्स, उसमें आप देखो नेगेटिव सफिक्स। नेगेटिव सफिक्स की अगर आप बात करोगे सर, जैसे लेस हो गया, ये नेगेटिव सफिक्स है, ये वर्ड का मतलब उल्टा कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव सेंस में ले जाएगा। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके बंदे ने 3 शब्द बनाए हैं, वो तीनों शब्द मैं देख लेता हूं। मुझे पता है स्पेंड का मतलब ही होता है सर आपका खर्चा करना। स्पेंड का मतलब क्या होता है आपका सर, खर्चा करना। तो स्पेंड लेस, थ्रिफ्ट लेस हो गया नेगेटिव। लेस का मतलब, थ्रिफ्ट मतलब कंजूस, लेस आपने लगा दिया, नेगेटिव प्रीफिक्स था, कंजूस का अपोजिट बन गया खर्चा करने वाला। ऐसी ये नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया। थ्रिफ्टी मतलब ठीक है, थ्रिफ्ट का मतलब ही होता है आपका कंजूस, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्ट, है ना। आपने क्या लगा दिया, यूएन, यूएन लगाती है, आपका क्या हो गया वो नेगेटिव प्रीफिक्स, वर्ड का मतलब ही चेंज हो गया। तो इस तरह से वर्ड बना रहा है। ठीक है, इस तरह से वो वर्ड बनाता है। इतनी बात समझ आ रही है, कहानियां समझ आ रही है सबको। अब इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, जो एग्जाम में आते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड मैंने कहा ना, हाथ के हाथ लेके चलो। एक तो ये प्रोडिगल वर्ड मुझे अलग से पढ़ना है, और अगर मैं पीछे लेके जाऊं आपको तो यहाँ पे एक वर्ड है स्टिंजी, ये भी मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे मैं आपको सिखा पाऊंगा रेंज ऑफ वोकैब। दोनों वर्ड तो आपने सीख लिया मेरे साथ, अभी क्वेश्चन कराऊंगा आज, रेंज ऑफ वोकैब आप कैसे सीखोगे उसको मैं यहाँ करा पाऊंगा। ये सारी बातें क्लियर हुई आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं, ये उतार लेना भाई, नेगेटिव प्रीफिक्स, नेगेटिव सफिक्स। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिकल वाला, इसमें जो क्वेश्चन मिलता है वो भी आ गया। ये बता दिया वो कैप कैसे पढ़नी है आप लोगों को, है ना, कि भाई वो कैप कैसे पढ़ोगे, ये बता दिया आपको। आगे आ जाओ उसी में। अब मेरे पास एक वर्ड है, आपको सिनोनिम बताना है स्क्वेंडर का। अब देखना पेपर कैसे आता है, पेपर देखो कैसे आता है। स्क्वेंडर शब्द का सिनोनिम पूछा गया था, एसएससी के एग्जाम में 10 बार आ चुका है। एसएससी मेंशन करना इस वर्ड के साथ थोड़ा सा जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीटी प्लस में भी कई बार आया, डीटीए में कई बार आया। ये वर्ड तो बहुत कॉमन वर्ड है, 1000 बार आए हुए। आपको स्क्वेंडर वर्ड का सिनोनिम बताना है। मैं आपको 3 ही ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका, मैं आपको 3 ही ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका प्रोडिजी, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रोडिगल, और तीसरा ऑप्शन है आपका प्रोडिगियस। बन गया एग्जाम टफ। आपके यहाँ सर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश टफ नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कंफ्यूज कर देती है आपको बहुत ज्यादा। वैसे आपको डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए तो आप फट से बता दोगे, बट पॉइंट इज एग्जाम में एक तो प्रेशर बहुत होता है, ऊपर से वर्ड कंफ्यूजिंग एक साथ आ जाते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो स्क्वेंडर का मतलब खर्चीला, सिनोनिम पूछा तो ये आंसर प्रोडिगल था वो। अब प्रोडिजी का मतलब क्या होता है, प्रोडिजी का मतलब होता है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड जो होते हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं, टैलेंटेड कहते हैं इनको, जीनियस कहते हैं इनको, जीनियस कह लो, टैलेंटेड कह लो, ये होते हैं सर ये लोग, जीनियस या टैलेंटेड, है ना। प्रोडिगियस जान लो, ये बड़ा प्यारा एग्जाम वर्ड है, ये बहुत आता है एग्जाम में। प्रोडिगियस का मतलब होता है सर आपका ह्यूज, जायंट, जाइजेंटिक, एनॉर्मस, मेहमत, बिहेमत,
क्लोजल। आपने एक मूवी देखी हुई टाइटेनिक, टाइटेनिक का मतलब होता है बहुत विशाल का। इस बार के एग्जाम में आए मासिव, ठीक है। प्रोडिगियस, ह्यूज, जायंट, जायंटिक, एनॉर्मस, मैमथ, बिहेमथ, क्लोजल, टाइटेनिक, मासिव, सारे के सारे सिनोनिम है। सबका मतलब बहुत बड़ा, विशाल काय। खली देखा आपने कितना बड़ा है बंदा, है ना, तो वो मैमथ है। मैमथ वैसे एक हाथी का नाम था, वो बहुत बड़ा हाथी हुआ करता था, उसके नाम से ही वर्ड बना ये ह्यूज। जायंट, जायंटिक, एनॉर्मस, मासिव, बेहेमथ, क्लोजल, टाइटैनिक, मासिव। मासिव 2 बार हो गया क्या? नहीं, एक ही बार तो है। सारे सिनोनिम है और सबका मतलब एक, क्या? विशाल काय, जो साइज में बहुत बड़ा हो। विशाल काय, हिंदी लिख लो इन सबकी, हिंदी लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। विशाल काय। एनॉर्मस लिख दिया मैंने, एनॉर्मस, हाँ। मेहमत भी लिख दिया ना, मासिव भी लिख दिया, कुछ छूटा तो नहीं? ठीक है। इसके एंटोनिम की अगर मैं बात करूं सर, तो इसके एंटोनिम, आपस में एंटोनिम भी देख लो। ये साइज में बड़े होते हैं, वो साइज में छोटे होंगे, यानी कि ड्वार्फ, बोना कहते हो आप इसको, ड्वार्फ, पिक्सी, नोम, टाइनी, है ना, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं वोकैबुलरी पढ़ते वक्त, इसे कहते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। एक साथ वर्ड्स पढ़ो, वरना जो आप कर रहे हो उससे तो गड़बड़ हो जाएगी, उससे तो काम नहीं बन पाएगा, संभव ही नहीं है। ये दूसरी क्लास है, देखो मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा भाई, मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा ठीक है, और मैं सिर्फ पढ़ाने ही आता हूँ। अब नोट करके छोटी छोटी बातें समझना, नोट करके छोटी छोटी बातें समझना। एक वर्ड आपने जो इस्तेमाल किया उसको देख लेते हैं। टैलेंटेड इस्तेमाल किया सर आपने, नोट करके ए पॉइंट देख लेना। फिर दूसरा, एक वर्ड है टैलेंटेड, एक वर्ड है स्किलफुल, दोनों में फर्क समझ लेना। एक बार पहले स्किलफुल की स्पेलिंग देखो, दोनों में सिंगल एल ही आएगा सर, डबल एल मत लगा देना। डबल एल आपका ब्रिटिश में नहीं चलता, डबल एल आपका अमेरिका में चल जाएगा, अमेरिकन के अकॉर्डिंग डबल एल हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश में नहीं होता। तो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग हम यही स्पेलिंग मानेंगे सही, स्किलफुल, सिंगल एल वाली। अगर कभी एग्जाम में आए तो दोनों को सिंगल एल रखना। रीजन जान लो वाई। होता क्या है, जब कहीं भी दो ऐसे शब्दों को जोड़ा जाता है जिसके एंड में डबल एल होते हैं, ऐसे शब्दों को जोड़ते वक्त हम क्या करते हैं, दोनों में से एक एक एल को हटा देते हैं, तो स्किलफुल की स्पेलिंग बनी स्किलफुल। सिमिलरली एक एग्जांपल और देख लो, एक वर्ड है फुल, एक वर्ड है फिल, दोनों को जोड़ रहे हो, दोनों को जोड़ते वक्त दोनों में से एक एक एल को हटा दोगे तो फुल फिल की स्पेलिंग बनेगी कुछ ये तरीका है स्पेलिंग्स लिखने का सही जानने का, ठीक है। ब्रिटिश के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और आप सब ब्रिटिश को फॉलो करोगे। ये फॉर्मल इंग्लिश है, कोई स्पोकन इंग्लिश नहीं है, जो मन में है वो बोल दिया या जो मन में है वो लिख दिया कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये फालतू की बातें नहीं। ब्रिटिश है, फॉर्मल इंग्लिश को फॉलो करेंगे, जो एग्जाम में आता है वो देखो। यह कहानी समझ आई इतनी, ये पूरा क्लियर हुआ। इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, ये हटा देते हैं एक बार। तो स्किलफुल और टैलेंटेड में क्या फर्क है? स्किलफुल होता है सर वो इंसान जो चीजों को अपने मेहनत से प्रैक्टिस करके सीखता है, तो वो होता है स्किलफुल। टैलेंटेड होता है वो इंसान जिसको बचपन से गॉड गिफ्टेड चीज होती है, दैट्स कॉल्ड टैलेंटेड। मैं इंग्लिश में सर स्किलफुल हूँ, मैंने प्रैक्टिस करके सीखी इंग्लिश, ठीक है। टैलेंटेड, मैं मैथ्स में टैलेंटेड हूँ सर, मेरे को बचपन से ही मैथ्स आता है, मतलब गॉड गिफ्टेड है मेरे पास कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा समझ आता है, कैलकुलेशन मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हर चीज मैथ्स में हूँ, शायद बनिया हूँ इसलिए, बट मैं टैलेंटेड हूँ मैथ्स के अंदर, और इंग्लिश को लेकर मैं स्किलफुल। जैसे सचिन तेंदुलकर जो है वो स्किलफुल है सर क्रिकेट के अंदर, टैलेंटेड नहीं है, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी है तब जाके उनको वो चीज आई है। ये फर्क है टैलेंटेड और स्किलफुल में। इतनी बात समझ आई, टैलेंटेड और स्किलफुल में फर्क समझ आया? अच्छा मैं एक बार पीछे चलता हूँ, इसमें कोई वर्ड छूटा तो नहीं? ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर लिया। टोन ऑफ वर्ड क्लियर हो गई पूरी की पूरी, और टोन ऑफ वर्ड सीखने में ही हमने कितनी सारी चीजें सीख ली सर जिसकी कोई हद नहीं है, वो सारी वर्ड्स हमने सीखे। अच्छा अब रेंज ऑफ वोकैब समझना, अब रेंज ऑफ वोकैब समझना। रेंज ऑफ वोकैब के तो इतने क्वेश्चन हैं आपके पास जिसकी कोई हद नहीं है। 2024 का पूरा पेपर रेंज ऑफ वोकैब से भरा पड़ा है। आप चाहे सीपीओ की बात कर लो, चाहे सीएचएसएल की बात कर लो, ठीक है, चाहे DSSB सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होता है वो देख लो, डीडीए का कोई देख लो सर आप, ठीक है। रेंज ऑफ वोकैब के दुनिया भर के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं रेंज ऑफ वोकैब समझाता हूँ। एक वर्ड है मेरे पास स्टिंजी, एक वर्ड है मेरे पास स्टिंजी। इसका मीनिंग मैं अगर जानना चाहूँ तो इसको 3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो आप, 3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर स्टिंजी वर्ड का इस्तेमाल इंसान के लिए किया जाए तो इसका मतलब होगा आपका कंजूस, यानी कि मैं लिख लेता हूं पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, ये बात समझ आ रही है। लेकिन अगर स्टिंजी वर्ड का इस्तेमाल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करा जाता है, किसको? क्वांटिटी को दिखाने के लिए करते हैं, तो इसका मतलब स्मॉल इन अमाउंट, किसी चीज का मात्रा में बहुत ही कम होना, यानी कि इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ स्कैंटी। अभी इसके सिनोनिम नहीं कराऊंगा क्योंकि अगर स्कैंटी के सिनोनिम मैंने यहाँ छेड़ दिए
तो प्लेंटीफुल, कॉपियस, पता नहीं क्या कुछ लिखना पड़ जाएगा। पूरी वो क्या जो मैं बताने आया हूँ सिलेबस में नहीं ला पाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ सिलेबस डिफाइन कर रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तब इतने वर्ड्स आपके वोकैब फाउंडेशन बेस्ट 2.0 में चल रहे हैं। सो जब मैं माइंड सेट करके आऊंगा मुझे पढ़ाना ही वोकैबुलरी, आज तो सिनोनिम भी कराने हैं, तो कितने चलेंगे सर? ये समझने की चीज़ है आपकी बस कि पढ़ना है आपको। ये बात समझे, पार्सिमोनियस और स्मॉल इन अमाउंट। अब क्या इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है? इन दोनों का आपस में तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। इसे कहते हैं रेंज ऑफ वोकैब। रेंज ऑफ वोकैब का मतलब है एग्जामिनर स्टिंजी का सिनोनिम पूछेगा और पार्सिमोनियस एग्जाम के ऑप्शन में नहीं है तो आंसर जाएगा स्कैंटी, ये वाली रेंज आ जाएगी। अगर स्कैंटी ऑप्शन में तो आंसर जाएगा पार्सिमोनियस। लेकिन एग्जामिनर इतना चालाक है, उसने क्या किया, इस वर्ड स्टिंजी का सिनोनिम पूछा, वर्ड स्टिंजी का सिनोनिम पूछा और ऑप्शन कुछ ये है मेरे पास। अब देखना कैसे घूमेगा। रेंज ऑफ वोकैब यानी कि दिमाग लगाना है सर। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का मतलब ही होता है एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। जैसे जैसे आप ऑप्शन चेंज करेंगे वैसे वैसे आंसर चेंज हो जाएंगे। आपने ऑप्शन चेंज किए, आंसर चेंज ऑन द स्पॉट, ठीक है। अच्छा, स्टिंजी का एक एग्जांपल भी ले लो इस वाले का। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो मैं लिख देता हूं स्टिंजी पोर्शन ऑफ फूड। कई बार आप खाना खा रहे होते हो, सामने लोग बोलते हो कि मैं तो बस जरा सा एक टुकड़ा लूंगा, एक बाइट लूंगा मैं बस, तो इसका बोलो स्टिंजी पोर्शन ऑफ फूड। इसका मतलब है ना मात्र खाना लोगे आप, बिल्कुल जरा सा। इतनी बात समझ आई। और अगर मैं सेंटेंस लिखूं पर्सन के लिए इस्तेमाल करके दिखाता हूं, राम इज आ स्टिंजी पर्सन। लो, पर्सन के लिए इसको जैसे इस्तेमाल किया स्टिंजी पर्सन। अब स्टिंजी शब्द इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एडजेक्टिव। पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ इसका मतलब है कंजूस। राम कंजूस है, काफी कंजूस है। इतनी बात समझ आई। और ऊपर ये जो है क्वांटिटी को दिखा रहा है, इस वाली सेंस में ये क्वांटिटी को दिखा रहा है। क्वांटिटी को मतलब दिखा रहा है तो इसका मतलब है बहुत कम मात्रा में होना, ठीक है। तो ये है आपकी रेंज ऑफ वोकैब। रेंज ऑफ वोकैब क्लियर होने के बाद अगर आपको समझ आती है चीजें, तो ये वर्ड देखो, स्टिंजी का सिनोनिम पूछा गया था और ये रहा आपका वर्ड जेनरस, ठीक है, रूड, प्लेंटीफुल, ठीक है। जनरस, रूड, प्लेंटीफुल और एक बार लिखता हूँ स्क्वेंटर, जो आपको पता है। बस मैं आपको रेंज ऑफ वोकैब का एक स्ट्रॉन्ग वो दे रहा हूँ, कहते हैं ना एग्जांपल। अब देखो, मुझे पता है स्टिंजी के दो मतलब है, मात्रा को रिप्रेजेंट करे तो कम मात्रा में होना, प्लेंटीफुल का मतलब है किसी चीज का बहुत अधिक मात्रा में होना, कॉपियस टू मच इन क्वांटिटी। तो ये तो नहीं हो सकता सर, टू मच इन क्वांटिटी किसी भी चीज का मात्रा में बहुत ज्यादा होना तो प्लेंटीफुल कॉपियस होता है, ठीक है। अबेंडेंट बहुत वर्ड है ना, अभी निकल जाए, तो ये तो नहीं हो सकता सर। स्क्वेंटर तो मुझे पता ही खर्चीला है, तो स्क्वेंटर कहां से हो गया? स्क्वेंटर मुझे पता ही खर्चीला है, तो स्क्वेंटर भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक की बात करते हैं। जेनरस दयालु है, स्टिंजी पॉजिटिव वर्ड है क्या? स्टिंजी हर तरह से नेगेटिव वर्ड है सर। स्टिंजी हर तरीके से नेगेटिव वर्ड है। इंसानों के लिए इस्तेमाल करो तो भी नेगेटिव है, क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करो तो भी नेगेटिव है। तो भाई साहब अगर नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करो तो रूड आंसर क्या? ये गलत हो गया, क्योंकि स्टिंजी की रेंज में एक वर्ड और आता है, तो मैंने तीसरा बीच में लाइन लिखी हुई है, इसका एक मतलब होता है नॉट जेनरस। ये इसका एक मीनिंग ये भी होता है नॉट जेनरस, यानी कि रूट की सेंस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, पर लेकिन बहुत रेयर है इसका ये इस्तेमाल। नॉट जेनरस वाला जो इसका इस्तेमाल है बहुत रेयर है। अब रेंज देखो कहां तक चलेगी। क्या पार्सिमोनियस स्कैंटी का आपस में कोई लेना देना है? दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्टिंजी शब्द के दोनों सिनोनिम बन रहे हैं सर। पार्सिमोनियस बन जाता है इसका सिनोनिम और ये बन जाता है। अब बच्चा सोचता है सर एग्जाम में दोनों एक साथ आ जाए, तो कभी नहीं आते। ये बातें वही बच्चा सोच सकता है जिसने कभी कॉपी खोल के देखी नहीं, आज तक एग्जाम कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया है। ये बातें वही बच्चा करता है। ऑफलाइन क्लास में ऐसी तुरंत पूछ लेता हूँ मैं कभी जिंदगी में लास्ट एक पेपर देखे नहीं सर, तभी ये फालतू की बातें कर रहे हो। जो आपका पेपर सेट कर रहा है सर वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, अनुभव लेके बैठा हुआ है, पूरा एक डिपार्टमेंट है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ऐसी बेवकूफियां नहीं करते वो, ये बेवकूफियां आपके दिमाग में आती है, अपने दिमाग तक ही रखो, एग्जाम में नहीं आ सकती, ठीक है। एग्जाम में नहीं आ सकती बेवकूफियां। ये सारी बातें समझ आई, क्लियर हुआ? मैं सिलेबस में चलता हूँ वापिस। तो कितना बढ़ा दिया भाई, क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। मैं सिलेबस चलता हूँ वापिस। ये रहा मेरे पास सिलेबस। तो मुझे जो डिफाइन करने की चीजें वो सारी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। टोन ऑफ वर्ड में बता दिया, रेंज ऑफ वोकैब मैंने बता दिया। चेंज इन ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में बहुत आता है। चेंज इन ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मतलब है दिए गए शब्द का प्रोफाइल चेंज करना है। प्रोफाइल का मतलब नाउन है तो उसको एडजेक्टिव बनाना है, एडजेक्टिव है तो उसको एडवर्ब बनाना है। ये बातें भी करेंगे, ये हम अपने ग्रामर के बैच भर भर के करेंगे। ग्रामर के बैच में सब चीज करेंगे। इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रामर के बैच में इसको तसल्ली से लेके चलेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं आपको, तो वो सब वहां सीखेंगे। इतनी बात समझ आई? ये सब कुछ क्लियर हुआ, एक एक बातें क्लियर हुई, पूरा सिलेबस डिफाइन हो चुका है। अब एग्जाम कैसे आता है जरा एक बार देख लें। ये आपके क्वेश्चन है,
हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 20 सेकंड है। क्वेश्चन करना शुरू करो। पहला वर्ड है अपाल, SSCGL 2021 का वर्ड है और ये एक्सप्लेन करना मैं शुरू करता हूँ। ये वर्ड स्पेलिंग गलत है, अमेर नहीं है स्पेलिंग, स्पेलिंग है अमेज। स्पेलिंग ठीक कर लो पहले तो ये। चलो मैं वर्ड्स को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। अपाल वर्ड के बारे में बताना चाहूँ तो सर अपाल का मतलब ही होता है आपका हॉरिफाई। हॉरिफाई यानी किसी को डरा देना, धमका देना। इतनी बात समझ आई। अब इन सारे वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं। पहले एश्योर वर्ड देख लो। पहले वर्ड कौन सा देख लो, एश्योर। एश्योर वर्ड के साथ एक वर्ड और आएगा सर एंश्योर, और इसके साथ एक वर्ड और आएगा इंश्योर। मैंने कहा ना वोकैबुलरी पढ़ने का यही तरीका है कि सारे कंफ्यूजिंग वर्ड एक साथ लेके चलो तब बात बनेगी। एश्योर का मतलब होता है किसी को विश्वास दिलाना। मतलब एश्योर का मतलब होता है हाँ विश्वास दिलाना, किसी को विश्वास दिलाना। मान लीजिए आपको डाउट हो रहा है कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% हो जाएगा, फॉलो मी। 200% हो जाएगा, इंग्लिश में मैं गारंटी लेता हूँ लिखित में कि मार्क्स नहीं कटने दूंगा, आप फॉलो करते रहना। हाँ आप शैतानी करो, नहीं पढ़ाई करो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। बच्चे को लगता है फीस दे दी तो पढ़ लेगा, अब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फीस देने के बाद तो तांडव शुरू होगा सर। तो मैंने आपको क्या दिया, विश्वास दिलाया कि सर इंग्लिश में जो पढ़ाऊंगा उसके बाहर एक भी शब्द नहीं आएगा। तो मैंने आपको कहा एश्योर, यानी किसी को विश्वास दिलाना। लिख लो इसको हिंदी में, विश्वास दिलाना। ठीक है। एंश्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना, मेक श्योर, सुनिश्चित करना, मेक श्योर। मेक श्योर समझते हैं, सुनिश्चित करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैं और मेरे छोटे भाई हैं, हम दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं, बाहर निकले घर से, मैंने कहा ताला लगा के आए थे, पक्का श्योर है ताला लगा के आए थे हम? कह रहे सर भैया मुझे तो याद नहीं है। मैंने कहा जा देख कर। मैंने आपको वापस भेज दिया। तो मैंने क्या किया, मेक श्योर, एंश्योर किया। और इंश्योर तो आपको पता ही है, ये आपके जीवन में हमेशा आता है, बीमा करना। इंश्योरेंस चलती है ना, LIC, बीमा करना कि आप मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, उसके बाद भी हमारे परिवार को पैसे मिलते रहेंगे। फालतू की बात है यार, मरने का भी ठेका ले लिया हमने, मरने के बाद भी पहले ही ठीक है। ठीक है, तो डेट्स कॉल्ड इंश्योर, बीमा करना। इसका एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, NDA के एग्जाम में आता। इंग्लिश फाउंडेशन बैच का फायदा यही होता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे कवर हो जाते हैं। NDA के एग्जाम में आया था, और वो वर्ड क्या था वो देखो जरा। NDA के एग्जाम में आया था, माई हाउस has been assured against theft and fire। ठीक है, ये एरर फाइंडिंग में ऐसे कुछ आया था। एनडी के एग्जाम में एरर फाइंडिंग में कुछ ऐसे आया हुआ था ये वर्ड। अब देखो इसका सेंस अगर पढ़ोगे सेंटेंस को, निकल रही है कि भैया मेरा जो घर है वो चोरी और फायर के लिए मैंने क्या करा रखा है, बीमा करा रखा है अपने घर का। लोग फैक्ट्री का बीमा कराते हैं, कार का, स्कूटर का, खुद का भी बीमा कराते हैं, तो ऐसे घर का बीमा भी कराते हैं। तो बीमा की सेंस आए तो एश्योर्ड शब्द नहीं आएगा सर, ये वर्ड ही गलत हो गया, यहाँ इंश्योर्ड आना चाहिए था। ठीक है, वर्ड ठीक कर लो, सेंटेंस ही हो गया। इंश्योर्ड आएगा तो बात बनेगी। पूरा सेंटेंस समझ आया? मैंने एक वर्ड एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो इसका मतलब अपैल का आंसर ये तो नहीं हो सकता, अपैल का आंसर ये नहीं हो सकता। अब अलार्म और एस्टाउंड दो वर्ड हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं, दोनों वर्ड को एक्सप्लेन कर लेते हैं। कौन कौन से, अलार्म और एस्टाउंड। ठीक है, एक वर्ड समझो पहले, एस्टाउंड, ये समझ लो। ठीक है, एस्टाउंड का मतलब क्या होता है? एस्टाउंड का मतलब होता है किसी को हैरान कर देना, किसी को हैरान, सरप्राइज और शॉक बोलते हैं हम। अब हैरान इंसान दो तरह से होता है। आप घर पर आए, घर पे आपने आते देखा भाई पापा ने ले रखी है BMW, आप हैरान हो गए, भाई साहब क्या बात, इतना पैसा है हमारे पास, आप हो गए हैरान, ये होता है सरप्राइज। कोई इंसान घर पे गया, मान लो एक रोहन नाम है, ठीक है, शक्तिमान मान लो यार, कौन भी कोई ना कोई बच्चा होगा जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहा होगा, शक्तिमान मान लो। शक्तिमान घर पे गया, घर पे जाके देखा शक्तिमान ने कि भैया कोई एक्सपायर हो गया, तो शक्तिमान हैरान हो गया सुनकर, भाई वो कैसे एक्सपायर हो गया यार पड़ोस में, हैरान हो गया वो। तो अब ये हैरान पॉजिटिवली तो नहीं हुआ, नेगेटिवली हुआ है, इसे बोलेंगे शॉक। अगर पॉजिटिव न्यूज सुन के आप हैरान होते हो इसे कहेंगे सरप्राइज, नेगेटिव न्यूज सुन के आप हैरान हो इसे कहेंगे शॉक्ड। इतनी बात समझ आ रही है? टोन ऑफ वर्ड आ गया फिर से। तो ये एस्टोन वर्ड दोनों सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके दोनों मीनिंग निकलते हैं एस्टोन के दोनों। इसका मतलब सरप्राइज भी निकलता है, शॉक्ड भी होता है इसका मतलब, और सरप्राइज की सेंस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनके सिनोनिम लिखना शुरू करते हैं, दो चार तो लिख के लो कम से कम। ठीक है, दो चार तो लिख के लो कम से कम, सरप्राइज के दो चार सिनोनिम तो लिख लो। दैट्स कॉल्ड सरप्राइज, अमेज, एस्टोनिश,
डम्फाउंड, फ्लैबरगैस्टेड, बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आए ये वर्ड, बहुत बार। ठीक है, उसके लिख लो ऊपर वाले शॉक के, कि शॉक्ड हो गया बंदा यार, हैरान हो गया बंदा यार कि ये क्या हो गया भाई। ठीक है, शॉक। ठीक है, इसे बोलते हैं आप स्टैगर, इसे क्या बोलते हैं, स्टैगर। स्टैगर की सेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेज लिख दिया क्या, हाँ ठीक है। बहुत नेगेटिव वर्ड नेगेटिव टोन में इस्तेमाल करेंगे ये वाले वर्ड, और नीचे वाले वर्ड पॉजिटिव टोन में इस्तेमाल करेंगे, ये होती टोन ऑफ वर्ड। ये सारी कहानियां समझने की है। अगर इतनी बात समझ आ गई तो मेरे को ये बात तो समझ आ गई, एस्टाउंड भी नहीं आएगा, बचा क्या, अलार्म। हॉरिफाई मतलब होता है किसी को डरा देना, किसी को धमका देना। पहली क्लास में हॉरिफाई वर्ड पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, तो ये एस्टाउंड भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अलार्म ही इसका आंसर बनता है, सिनोनिम बनता है, इसके अलावा कोई सिनोनिम बनता नहीं। क्वेश्चन था सीजीएल 2021 का, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। सीजीएल 2021 का क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे आओ, दूसरे पे आओ, सेकंड में बेयर, ये नहीं बता पाओगे, बड़ा प्यारा वर्ड है बेयर। हिडन, अर्थली, होली, बेसिक। बेयर का मीनिंग, पहले बेयर का मीनिंग जानोगे तो सारे वर्ड अच्छे से आ जाएंगे। फिर वही बात, डिटेल में जानना है सर, डिटेल में जाने बिना तो बात ही नहीं बनेगी। बेयर के दो मीनिंग है। बेयर का पहला मीनिंग होता है जो आप जानते हो, बेयर हैंड, नंगे हाथ, बेयर हैंड, मेरा हाथ बेयर बेयर है, यहाँ तक कोई कपड़ा नहीं है, दैट्स कॉल्ड बेयर। यानी कि न्यूड, नेकेड, अनक्लाउथ, अनक्लोथ। ठीक है, ये बेयर का मतलब होता है। हाँ, ये सारे बेयर के मीनिंग हो गए। ठीक है, बेयर का एक मीनिंग होता है बेसिक, बेसिक, बेयर की सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर मिल गया मुझे बेयर का, बेसिक। आंसर तो मेरा क्लियर हो गया, बाकी सारे ऑप्शन मुझे जानने हैं, तब बात बनेगी मेरे पास। अच्छा, पहले उस वर्ड को देखो, अनक्लाउथ वर्ड कैसे बना। एक वर्ड है मेरे पास क्लॉथ, एक वर्ड है मेरे पास क्लॉथ, ये वाला ई वाला, ये जो बिना ई के सर ये नाउन है, और ई वाला सर आपका वर्ब है। और जैसे मैंने इसमें डी लगा दी, ये बन गई इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये इसकी कौन सी फॉर्म बन गई, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसलिए मैंने अनक्लोथ लगा दिया। यूएन आपको पता ही नेगेटिव प्रीफिक्स है, वहां से मैं गेम खेल रहा हूँ। इतनी बात समझ आ रही, नेगेटिव प्रीफिक्स से वर्ड्स बना कैसे रहा हूँ, ज्ञान है, रट नहीं रहा हूँ मैं चीजों को। आपको भी रटना नहीं है, ज्ञान चाहिए आपको। बाकी वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, होली का मतलब सबको पता ही है, होली का मतलब होता है पायस, सेक्रीड, सैंक्टिमोनियस। तुम लोग ना यार ये वर्ड ना यही लिख दोगे, मुझे पता है गड़बड़ कर दोगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे होली के सिनोनिम लिखो। होली का मतलब ये पायस, कितनी बार आया है वर्ड यार एग्जाम में, सेक्रीड, सैंक्टिमोनियस। ठीक है, बहुत है। ठीक है, 1 2 3 4, चारों के चारों सिनोनिम है। सबका मतलब पवित्र, सबका मतलब क्या है, पवित्र। ये होली क्लियर हो गया यहाँ से वर्ड। वहीं एक वर्ड लिखा था आपने अर्थली, अर्थ तो पता ही है पृथ्वी, अर्थली जैसे लगाया आपने, इसके अंदर क्या बन गया अर्थली का, अर्थ नाउन है, नाउन में एलवाई जोड़ने के बाद एडजेक्टिव बनता है सर, तो अर्थली एडजेक्टिव हो गया। अब इसके दो मीनिंग है, पहला मतलब रिलेटेड टू अर्थ, कोई भी चीज जो रिलेटेड टू अर्थ है वो अर्थली कहलाएगी, अर्थ से रिलेटेड है वो अर्थली कहलाएगी। ठीक है, जैसे समुद्र अर्थली है। और इसका एक मतलब होता है फिजिबल, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, ये नहीं पता होता बच्चे को। फिजिबल, पॉसिबल की सेंस में इस्तेमाल करते हैं इसको, जो संभव हो सके, लाइकली, संभव। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट पता नहीं होता, तो अर्थली का सिनोनिम कई बार फिजिबल देता है एग्जामिनर। इसे कहते हैं रेंज ऑफ वोकैब, कितने डेप्थ में चल रही है रेंज ऑफ। और आप क्या करते हो, निमोनिक्स कर लो भाई, हो जाओ फिर। दुनिया हो रही है, 99.72% बच्चे फेल होते हैं जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। इतना कम रिजल्ट है, ये भी मैंने ज्यादा बोल रखा है, इससे भी कम रिजल्ट है। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज पास हो पाता है बच्चा। क्यों, फालतू के काम ज्यादा करता है बच्चा, उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको चाहिए ट्रिक, जादू दिखा दो उसको। जादू कहाँ से दिखा दे भाई, डमरू वाले मदारी बैठा है यहाँ पे, कोई तुम्हारे जादू दिखाने आएगा। पढ़ लो, स्कूल में नहीं पढ़े, कॉलेज में नहीं पढ़े, अब भी नहीं पढ़ना तो छोड़ो फील्ड, कोई और काम करो, हजारों काम है दुनिया में करने के लिए, यहाँ क्यों आए हो, छोड़ो इसको। लेकिन ये बेकार की बातें मत करना, इसके जादू दिखा दो, ट्रिक बता दो, निमोनिक सिखा दो, ये नहीं होगा यहाँ पर, संभव नहीं है, फुद्दू नहीं बनाया जाएगा भाई। जान लगा के काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपने आप को आईने में देखता हूँ तो फील आता है कि हाँ कुछ करता हूँ मैं फुद्दू नहीं बनाता। ठीक है, बेसिक, होली, अर्थली याद है, समझा। हिडन तो सबको पता होता है, छुपा हुआ, छुपा हुआ। शायद मैंने हिंदी गलत लिखी है बट कोई नहीं। तो बेयर का सिनोनिम क्लियर हो गया, बेसिक।
चाह के भी हम बेसिक नहीं कर पाते। इसका बेयर का मतलब सबको बता दें न्यूड होता है, लेकिन वो एग्जाम ने लिखा ही नहीं, एग्जामिनर वो ऑप्शन दे ही नहीं रहा है। तो ये सारे वर्ड्स इस तरह से है। मैं बस अभी आपको समझा रहा हूँ कि एग्जाम कैसे आता है, टोन ऑफ वर्ड, रेंज ऑफ वोकैब समझनी कितनी जरूरी है, उसके बिना काम नहीं बनेगा। सारे वर्ड्स हो गए। प्राय पे आ जाओ, प्राय पे आ जाओ। इसका आंसर चाह के नहीं कर सकते सर आप, ठीक है, चाह के नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का आंसर। प्रीडेटर का मतलब समझ लो पहले। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, वन हु हंट्स, ठीक है, शिकारी। क्या लिखेंगे? वन हु हंट्स, जो शिकार करता है उसे कहते हैं शिकारी, ठीक है। सफर का मतलब समझो, सफर वर्ब है सर आपकी, सफर एक वर्ब है आपकी, इसमें आपने ईआर लगा के इसको नाउन बना दिया सर, सफर हो गया आपका नाउन। सफर का मतलब जो चीजों को झेलता हो, सहन करता हो। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आसपास मोहल्ले में कोई बंदा बहुत सारी चीज झेल रहा है तो सफरर है। आप में से बहुत सारे बच्चे सफरर हैं, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वन हु हैज टू सफर, जैसे लड़कियां अक्सर कहती हैं कि हमें बहुत झेलना पड़ता है जीवन में, तो वो वाली बात है, ठीक है। लूट का मतलब जान लो, यही लिख लो लूट भी, यहाँ हैशटैग कर लिया मैंने, हैशटैग करके लिख लो, ठीक है। लूट का मतलब जान लो सर, लूट का मतलब ही होता है लूटना, प्लंडर, पिलेज, रोब, ये इसके सिनोनिम हो गए आपस में। लूट मार मचाते हैं लोग, वही है। आपने रोबरी वर्ड सुना होगा सर, कितनी बार सुना होगा रोबरी हुई है, वही बात है। फर्क क्या है, रोब आपका वर्ब है सर और रोबरी आपका नाउन है, इतना ही फर्क है। रोबरी बड़ा फेमस कर रखा है मूवीज के अंदर, इसलिए हम बात करते हैं। आपको इसका आंसर करना है, सोच के देखो इसका आंसर क्या होगा, कहाँ जाएंगे क्वेश्चंस, ये आपको देखने हैं, समझने हैं सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है। अब पहले प्रे का मतलब समझ लो। प्रे का मतलब क्या होता है? प्रे का मतलब होता है शिकार, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। अगर प्रे शब्द का इस्तेमाल, ये वर्ड पूरा डिटेल्स डाल लो, अगर प्रे शब्द का इस्तेमाल नाउन की तरह किया जाए या वर्ब की तरह, अगर वर्ब की तरह किया जाए तो इसका होता है हंट, यानी कि शिकार करना, शिकार करना। और नाउन की तरह करा जाए तो इसका मतलब होता है शिकार, शिकार समझते हो? खाने के लिए शेर जो है हिरण को मार देता है, तो हिरण जो है शेर का क्या बना? प्रे, PRE, प्राय, प्राय, ठीक है। टू हंट एनिमल्स फॉर फूड, ये होता है। लेकिन इसको ऐसे लिखो यार, ये सिंपल भाषा में लिखो, शिकार, ठीक है। इंग्लिश में जो एनिमल्स दैट आर हंट फॉर फूड, ठीक है। खाना होता है ये लोगों का, लोग खाते हैं इसको मार मार के, है ना, वो चीज है शिकार करना। अब ये सारी बात क्लियर हो गई। अब इसका आंसर बताना है, सिनोनिम बताना है। सर बच्चा चाह के भी इसका सिनोनिम बता नहीं पाता है, इतना डिटेल में आपका आता है। CGL 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो। तो प्रे का मतलब शिकार हो गया, लेकिन ये तो शिकार ही हो गया। एंटोनिम पूछा होता तो प्रीडेटर आंसर कर देता मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। ये भी नहीं होता, ये तो सहन करने की सेंस में आ रहा है, ये भी नहीं होगा, लूट भी नहीं है, तो आंसर जाएगा गेम, आंसर जाएगा गेम। अब गेम मैंने आंसर कर दिया, बच्चे के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सर गेम कैसे हो सकता है? गेम का तो खेलना होता है, गेम का मतलब खेलना होता है, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन गेम का मतलब खेलना। एक ही वर्ड तू याद करके आया हुआ है, उसको तू लेकर चल रहा है, फिर बोलेगा कि एग्जाम नहीं निकल रहा। कैसे निकलेगा लाल मेरे, कैसे होगा तेरा सिलेक्शन बता, ठीक है। अरे कैसे बनेगा रे तू इंस्पेक्टर है? वर्ड देखो, गेम, इसके पार्टों से समझना, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, आ गया होमोनिम, होमोफोन आ गए, पीछे नहीं छोड़ेंगे सर। जब ये नाउन का काम करता है तो सबको पता है इसके दो मीनिंग है, एक तो खेल, दूसरा प्रे, हो गया आंसर। जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तब इसका मतलब ब्रेव है, और जब ये वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब मैनिपुलेट समथिंग अनफेयरली। गेम करते हैं, खेल कर देते, खेला कर दिया, है ना, हमारे वो पॉलिटिक्स में चलता है ये, मैनिपुलेट करते हैं MLAs को, MP को, कि हमारी टीम में आ जाओ, हम सरकार बनाएंगे, हम तुम्हें ये वाला पद दे देंगे, हम तुम्हें वो वाला पद दे देंगे, ठीक है, ताकि हमारी सरकार बन सके। देश गया तेल लेने, ठीक है, छोड़ो। मैनिपुलेट समथिंग अनफेयरली, ये बातें समझ आई सबको। अब गेम का मतलब ब्रेव होता है, कोई सोच सकता है राम इज अ गेम बॉय, मतलब है राम इज अ ब्रेव बॉय। डोंट गेम विद मी, मतलब मैनिपुलेट मत करना भाई मेरे साथ, चीजें गलत मत करना मेरे साथ, ठीक है। तो ये कहानियां हैं सारी से, इतना डिटेल आप सीखो तो आप कह रहे हो कि आप तैयारी कर रहे हो, वरना तो कोई बात नहीं, दुनिया है पागल बन रही है तो आप भी बन रहे हो। सी आंसर, तो प्रे शब्द का आंसर क्या गया? शी। उतार लेना भाई एक एक वर्ड, ठीक है। अच्छा इसका एक सिनोनिम लिख दूं क्या? लिख दूंगा तो फिर बोलोगे डॉक्टर का मतलब कैसे हो सकता है,
चलो कोई नहीं, छोड़ दो। यहाँ आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड आउट द एरर। ये एरर फाइंडिंग आ गया। जो भी आपको मैंने टोन ऑफ वर्ड बताई है, रेंज ऑफ वोकैबुलरी बता रहा हूँ उसमें सिर्फ आपको, और ये दिखा रहा हूँ वोकैब कितनी स्ट्रॉन्ग है अगर ढंग से पढ़ी जाए तो। फिर बोलता हूँ निमोनिक्स पढ़ना बंद कर दो। 9th 10th 11th 12th के लिए बहुत अच्छा है तरीका है सर, बहुत अच्छा, हमारे यहाँ फील है। ठीक है, सम ऑफ आवर लेटेस्ट कैनन्स। अब यहीं रुक जाता हूँ मैं। अब देखो कैनन गलत लिखा हुआ है, ये वाला कैनन नहीं आएगा, स्पेलिंग आएगी कैनन्स की डबल एन के साथ, तो वर्ड बनेगा कैनन्स। क्यों आएगी, ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। कैनन ये वाला बता चुका हूँ, कैनन्स ये वाला भी बता चुका हूँ। दोनों नाउन है, इसका मतलब है ऊपर वाले का सिद्धांत, रूल्स होते हैं हमारे जीवन के, सिद्धांत होते हैं, और नीचे वाले का मतलब है तोप। यहाँ बात चल रही है, जो सेंटेंस को पढ़ोगे आगे जाके, हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज, तो यहाँ पता लग गया बात चल रही है तोप की, तो कैनन्स ये वाला आएगा सर। तो ए आंसर ये हो गया। अब बच्चा कितनी भी जान लगा ले, इसका आंसर तभी कर पाएगा जब उसको होमोनीम होमोफोन पता होगा, वरना वो इसका आंसर कर ही नहीं पाएगा सर। भूल जाओ फिर इसका आंसर, फिर तो रह गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। आ जाओ। इट वॉज ओनली व्हेन दे met that they found he had a dash। अच्छा ये वर्ड है सर, देखो ध्यान से, नो एरर, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, दो वर्ड समझो सर। एक वर्ड है मेरे पास चाइल्ड लाइक, और एक वर्ड है मेरे पास चाइल्डिश, फिर वही टोन ऑफ वर्ड आ गया। ठीक है, चाइल्डिश नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। चाइल्डिश का मतलब होता है बच्चों जैसी हरकतें करना, चाइल्डिश बिहेवियर। आपका 30 साल का दोस्त आपके साथ बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है और आप उससे चिढ़ के बोल रहे हैं क्या यार ये बच्चों वाली बातें करता रहता है, जब देखो चाइल्डिश बिहेवियर। मैं टीचर हूं, मैं क्लास में ऑफलाइन पढ़ाते वक्त 400 बच्चों की क्लास में एक बार बोलते हैं यार तू तो बच्चे ऐसा है मेरे भाई, मेरी एज पे क्यों जा रहा है, चाइल्ड लाइक, बच्चों जैसा। तो यहाँ पे आप अंडरस्टूड है, पॉजिटिव सेंस से बात करो, उसकी सिंप्लिसिटी की बात चल रही है, तो चाइल्ड लाइक ही आएगा, तो चाइल्ड लाइक ही लिखा हुआ है, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक था, नो एरर। सेंटेंस बिल्कुल ठीक था, नो एरर। अगला आ जाओ, एग्रावेट। 2024 का क्वेश्चन, 23 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट सीपीयू। बहुत प्यारा वर्ड है, चाहो तो आंसर कर जाओगे वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सेटिस्फाई का मतलब होता है आपका कंटेंट। ठीक है, सेटिस्फाई संतुष्ट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्या बोलते हैं, संतुष्ट बोलते हैं इसको हम। ठीक, इसमें वर्ड लिखा है मैंने कंटेंट। बच्चा बोलता है सर कंटेंट लिखना गलत होता है, ग्रामर की क्लास जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ऐसा नहीं होता भाई, ज्ञान पूरा लो तो बात बनेगी। कंटेंट्स, कंटेंटेड, कंटेंट आपका वर्ब है और ये आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव भी कह सकते हो, और इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी कह सकते हो, डिपेंड ऑन द कंडीशन। फंक्शनल ग्रामर में पता लगेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, दैट इज डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रामर। कंटेंट, ऊपर वाले वर्ड की बात करूँ तो कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई, और इस कंटेंट्स का मतलब होता है मटेरियल। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा क्या देने वाला हूँ आपको पढ़ते वक्त, कंटेंट्स, मटेरियल देने वाला हूँ सर, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, तो कंटेंट्स। तो यहाँ तो ये सेटिस्फाई वर्ड हो गया, संतुष्ट, इसको छोड़ता हूँ। एनहेंस का मतलब क्या होता है, एनहेंस का मतलब किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी भी चीज को कहते हैं कई बार अपने स्किल्स को एनहेंस करो, है ना। ब्यूटी को, अब लड़कियां ब्यूटी प्रोडक्ट लगाती हैं, अपनी ब्यूटी को क्या करती हैं वो एनहेंस करती है। जितनी मॉडल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी ब्यूटी को एनहेंस करती है, यानी कि इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब इंक्रीज करना हो गया। अब मेरे पास दो वर्ड बचे हैं, एग्रावेट बचा है मेरे पास और मिटिगेट बचा है। एनओए का मतलब होता है नाराज करना, वैक्स, इरिटेट समवन। सिनोनिम नहीं लिख रहा हूं ज्यादा इसके, किसी को नाराज करना, किसी को इरिटेट कर देना, वर्ब एनओए। अब एग्रावेट का मतलब समझो, एग्रावेट का मतलब क्या होता है। एग्रावेट के दो मतलब होते हैं। एग्रावेट का पहला मतलब होता है सर किसी भी सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना। ऑलरेडी कोई सिचुएशन खराब है और आपने वहां पे और अपना हिसाब किताब डाल दिया, सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई, है ना। कई बार कहते हैं आग में घी डालना, कि क्यों यार ऑलरेडी हालत खराब है तो क्यों उसको भड़का रहा है, दैट्स कॉल्ड एग्रावेट। किसी और सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब कर देना। इसके दो मीनिंग है, मैं इसको यहां लिखता हूं एग्रावेट को। वर्ड एग्रावेट के दो मीनिंग है। अब आप देखो रेंज ऑफ वोकैब के बिना आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे सर। एक तो बेसिक मीनिंग सबको पता है, मेक अ सिचुएशन वर्स, मेक अ सिचुएशन वर्स, किसी सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना। दूसरा इसका मतलब होता है एनओए, ये भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, एग्रावेट का, एग्रावेट का एक मीनिंग क्या होता है, एनओए। तो आंसर तो मेरे को मिल गया, एनओए। मिटिगेट एक लास्ट वर्ड बचा है जो मुझे एक्सप्लेन करना है सर। मिटिगेट का मतलब होता है लेसन, लेसन मतलब कम करना, लसन मत बोल देना मिटिगेट का मतलब होता है किसी दर्द को कम कर देना। आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और आपने डिस्प्रिन ले ली, तो डिस्प्रिन क्या करेगी, वर्ब है,
तो डिसिप्लिन क्या करेगी, आपके दर्द को मिटिगेट कर देगी। लेसन द पेन, लेसन पेन, लेसन पेन और लेसन पेन लिखो, बहुत है, इलनेस लिखूंगा फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कम कर देना, सिंपल भाषा में लिख दो, कम कर देना। क्या, दर्द को कम कर देना, कम कर देना, है ना, किसी चीज के दर्द को कम कर देना, उस सेंस में इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं हम मिटिगेट को। ठीक है, तो आंसर तो मुझे पता लग गया। सिनोनिम पूछा गया था सर इसका, इसने लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ। सिनोनिम पूछा गया था सर इसका, तो सिनोनिम इसका वही है एनोय, और इसका सिनोनिम नहीं बन सकता। यहाँ तक क्लियर हुआ, सारी कहानियां क्लियर हुई। ये हुआ आपका खत्म पूरा का पूरा सिलेबस का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में देखना एक बार गिन के कितना, पहली वीडियो दूसरी दोनों वीडियो गिन लेना कितने वर्ड्स हैं। मेरे ख्याल से दोनों वीडियो गिन लोगे कम से कम 50+ वर्ड आराम से मिल के, 2 ही वीडियो में, वो भी कमाल वाले, फालतू वर्ड्स नहीं है इसके अंदर कोई सा भी। इतनी बात समझ आ रही है। फिर वही बात, ये मेरा पेड बैच है सर, और अगर कंप्लीट बैच चाहिए आप लोगों को तो सक्सेस स्क्वायर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको मेरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। वो क्या है, फाउंडेशन बैच 2.0। हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आओ, ऑनलाइन बैच फ्री मिलेगा, उत्तम नगर में हमारा ऑफलाइन सेंटर। और आप नहीं आ सकते, घर बैठ के पढ़ना तो घर बैठ के पढ़ो सर, घर बैठ के पढ़ोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, यूट्यूब पे तो 2-3 क्लासेस ही मिलेंगी बस आप लोगों को। इतनी बात समझ आ रही है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ। सिया राम एवरीवन।